अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः चैत्रकृष्णत्रयोदशी दिनांक 6 मे 2024। चरक चिकित्सा स्थान उन्माद चिकित्सा। शङ्खं चक्रं जलौकां चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यत् प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्धिः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं ईक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। तत्र द्वयोरपि निजागन्तनिमित्तयोः उन्मादयोः समासविस्तराभ्यां भेषज विधि अनुव्याख्यास्यामः। तो दोनों प्रकार के जो निजा और आगंतु उन्माद है उनको उनके बारे में संक्षेप और विस्तार से भेषज विधि बताए थे। उन्मादे वातजे पूर्वं स्नेहपानं विशेषवित् कुर्याद आवर्त मार्गे तो सस्नेहम मृदुशोधन। तो वातज उन्माद में विशेषवित जो है वो पूर्वम स्नेहपानम कुर्याद, शुरू में स्नेहपान करे। अब ये विशेषवित क्यों बताया गया, ये एक थोड़ा अजीब है। तो स्नेहपान किसको किस स्नेह से करवाना है, कब करवाना है, कैसे करवाना है, वगैरह वगैरह, इसके बारे में काफी विशेष इस प्रकार के हो सकते हैं। और वो जानने वाला वैद्य स्नेहपान करे इस प्रकार से, तो एक बड़ी समस्या है ये। एक एक विधि को कैसे समझे विशेष रूप से, ये बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा। मैं मणिपाल में गया था, तो मेरा लेक्चर था। शाम ने एक कोई वैद्य वहाँ का मुझे मिलने के लिए आया, हम दोनों घूमने के लिए चले। और फिर उसने स्नेहपान के बारे में सीधे बात शुरू कर दी। मेरा 16वां अध्याय कंठस्थ था तो मैं जवाब देते रहा। उसका कहना था कि जो घृत शमन के लिए बताए गए हैं वो शोधन के लिए कैसे दे सकते हैं, वो तो उनका कार्य शमन करना है इस प्रकार से। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, हस्तने जीर्ण एवान्य स्नेहोच्च शुद्ध है बहु।
पिछले दिन का आहार पच जाने पर तत्काल भूख लगने से पहले स्नेहपान देना है, और वो बड़ी मात्रा में देना है, वो 24 घंटे की मात्रा है। लेकिन 12 घंटे की मात्रा भी शुद्ध है प्यलम इस प्रकार की बताई गई है, तो 12 घंटे तक तो कर सकते हैं इस प्रकार से। और शमन शुद्ध तो नन्नु मध्य मात्रा से सस्यते, शमन जो है वो भूख लगने पर और खाने के बजाय इस प्रकार का देना है, अनन्न न देना है, और मध्य मात्रा में देना है। वो मध्य मात्रा 12 घंटों की मात्रा है इस प्रकार से। तो स्नेहपान कब किया जाता है इसके आधार पर वो आप शमन के लिए दे रहे हैं, शोधन के लिए दे रहे हैं, या फिर ब्रोहण के लिए दे रहे हैं, ये बातें निर्भर है। और फिर कौन सा स्नेह देना है, किस व्यक्ति को कौन सा स्नेह देना है, ये भी एक अलग बात इस प्रकार की होती है। तो ये तो काफी दिलचस्प मामला है। जितना आपका अच्छा अध्ययन हो, जितना आपका अच्छा अनुभव हो, उसके आधार पर ये पर्टिकुलर गुरुत्व देना है, इतनी मात्रा में देना है, शोधन के लिए देना है, शमन के लिए देना है, वगैरह वगैरह बातें सोचनी पड़ती है इस प्रकार। तो विशेषविद कहने का मतलब जिसको इसके बारे में विशेष जानकारी हो, वो ये काम करे इस प्रकार से। और फिर ऐसा नहीं है कि ये शमन का ही स्नेह है, ये शोधन का ही स्नेह है, ऐसी बात नहीं है। स्नेह स्नेह है। आपको उसको शोधन के लिए प्रयोग में लाना है या शमन के लिए लाना है, ये आप डिसाइड करें, और फिर उस समय में स्नेहपान दे दे। ये महत्वपूर्ण इस प्रकार का है। तो काफी बहस चली उस समय में, और मैंने उसके सभी प्रश्नों का उत्तर सूत्रों के आधार पर दिया इस प्रकार से। तो ये अच्छा था कि मेरा वो अध्याय कंठस्थ था। मुझे तो ऐसा कोई पता नहीं था कि कोई इसके बारे में मुझे पूछने वाला है इस प्रकार से। लेकिन ग्रंथों की उपस्थिति होना बहुत जरूरी, इस प्रकार की बात। अभी हम टेक्नोलॉजी से अभी बन गए हैं, और टेक्नोलॉजी के आधार पर देखना चाहते हैं। इसमें संदेह की बात नहीं कि टेक्नोलॉजी काफी आगे बढ़ चुकी है, और जो हम स्मरण करके करते थे वो अभी टेक्नोलॉजी के जरिए आसानी से ढूंढ सकते हैं इस प्रकार से। फिर भी टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं है तो कैसे करेंगे, ये एक बात जरूर सामने आएगी। और जो हमारा कंठस्थीकरण है वो हमारे साथ सदैव रहेगा। सिर्फ बात यह है कि कौन सा कंठस्थीकरण कब स्मरण में लाना है, याद में लाना है, ये भी आपको करना है। और ये एक अलग कला है इस प्रकार से। कि वही संदर्भ सामने अगर आ जाता है तो एक अच्छी बात इस प्रकार से होती है। तो ये बार बार करते रहेंगे तो ये बात होती रहेगी। लेकिन पहले कंठस्थीकरण आवश्यक इस प्रकार का है। और जो पढ़ा हो उसके बारे में भी स्मरण आवश्यक है। नहीं है इस प्रकार से नेगेटिव बिल्कुल ही हो, लेकिन हमें निश्चित रूप से मालूम होना है कि ये नहीं है, और ये है, और यहाँ पे है, ये भी बात ध्यान में होनी चाहिए। संबंध माइक इज ऑन, मैंने अभी बंद किया है। विभावरी माइक ऑन। अरे अच्छा, परत सुरू आहे. कुर्यात आवृत मार्गे तू सस्नेहम. स्नेहोच्च शुद्धयो बहु, टीका अच्छा केवल या साधित स्नेह। अच्छे का मतलब उसमें दूसरा कुछ मिलाया नहीं है। लेकिन सिद्ध स्नेह या अच्छा स्नेहपान ही है। केवल घी दे देंगे तो ही सिर्फ वो अच्छा कहलाएगा, ऐसा नहीं है।
सिद्ध स्नेह भी अच्छा स्नेहपान है, उसके साथ अगर कुछ खाना वगैरह देते हैं तो वो अच्छा नहीं रहेगा, वो केवल भ्रूण के काम में आएगा। और इसलिए ये भी अच्छा स्नेहपान इसी प्रकार का है, सिद्ध स्नेह हो तो भी इस प्रकार का। तो आवृत मार्ग अगर है तो सस्नेह मृदु शोधनम, तो सस्नेह मृदु इस प्रकार का शोधन देना है। अब ये उन्माद में बताया है, लेकिन हेतवर्थ तंत्र युक्ति है कि जिसके जरिए कहीं भी अगर आवृत मार्ग है वायु का तो सस्नेह मृदु शोधन देना है। ये बात हम ले सकते। सिर्फ बात यह है कि शोधन किस प्रकार का है, वमन विरेचन करना है तो ये संस्नेह मृदु इस प्रकार का हो जाएगा। बस्ती के बारे में भी शुरू में स्नेह बस्ती दे के फिर बाद में निरोह बस्ती दे सकते हैं, इस प्रकार की बात है। और नस्य या रक्त मोक्ष, इनके बारे में भी स्नेहपान करना उचित है या नहीं, ये केवल स्थानिक इस प्रकार का स्नेह नस्य शुरू में देके फिर बाद में शोधन नस्य दे देंगे, ये बात हो सकती है। वैसे रक्तमोक्षण के लिए भी स्नेहपान करवाना, वेदन करवाना और फिर रक्तमोक्षण करवाना ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। कफपित्तोद्भवे प्यादौ वमनम स विरेचनम स्निग्धस्मिन्नस्य कर्तव्यम शुद्धे संसर्जन क्रमः। बल कम होने पर नित्य विरेचना करावे, कर सकते हैं क्या? बल कम होने पर हरेत बहुंश चलान दोषान अल्पान अल्पान पुनः पुनः इस प्रकार थोड़े थोड़े मात्रा में दोष निकालते रहेंगे। दुर्बल से मृदु द्रव्य अल्पान संशमय तो था, अगर दुर्बल है तो मृदु द्रव्य से उनका शमन नहीं करे, शोधन की बात ना करे। लेकिन बहुदोष है और बल अच्छा है तो थोड़ा थोड़ा दोष निकालते रहेंगे तो भी चलेगा, इस प्रकार का वो ग्रंथों में वर्णन है। तो कफपित्तोद्भव है तो भी पहले वमन और विरेचन स्निग्ध स्विन्न व्यक्ति के लिए करे, और शुद्ध संसर्जन क्रम, और शुद्ध होने पर संसर्जन कम करना है। तो वास्तव में बुद्धि विभ्रंश है, उन्माद जो है वो बुद्धि विभ्रंश है। लेकिन चिकित्सा जो शुरू करते हैं वो भौतिक स्तर पर को शुरू करते हैं, शारीरिक स्तर पर शुरू करते हैं। तो इसलिए स्नेहपान या मृदु शोधन इस प्रकार का बात बात करने हैं तो पहले करना है, और फिर संसर्जन क्रम करना है, अग्नि को ठीक करना है इस प्रकार से। निरोहम स्नेहवस्तिंच शिरसश्च विरेचनम तथा कुर्यात् यथा दोषम तेषां भूयस्त्वम् आचरेत्। और फिर निरोह स्नेह बस्ती शिरो विरेचन दोष के अनुसार करना है, तेषां भूयस्त्वम् आवहे आचरेत्। और ये बार बार करना है। एक बार करने से काम नहीं होगा इस प्रकार से। रुदिन्द्रिय शिरः कोष्ठे संशुद्धे वमनादिपि मनः प्रसादम आपनोति स्मृतिम संज्ञान च विन्दति। रुद इंद्रिय शिरः कोष्ठ, ये शुद्ध होने पर वमन वगैरह से इस प्रकार से मन प्रसन्न हो जाता है। तो इसमें शिर का अहम महत्व इस प्रकार का है। वैसे मन का स्थान क्या है, दो हृदय बताया गया है, सत्वादिधाम हृदय स्तनोर कोष्ठ मध्यम। तो स्तन और कोष्ठ मध्य का इस प्रकार का हृदय है और वो मन का स्थान है, स्पष्ट रूप से बताया गया। भावनाओं का संबंध इस मन स्थान से होता है। लेकिन विचार की प्रक्रिया है जो है चिंतन विचार या मुह्यंश वगैरह वगैरह, यो ये शिर से संबद्ध इस प्रकार से है। शिर से हृदय है या नहीं है वगैरह वगैरह एक बहस का विषय है। लेकिन शिरस्थान जो है सर्वेन्द्रिया ये सर्वेन्द्रियाण येनास्मिन् प्राणा यचुष संश्रुता यद उत्मांग मंगानाम शिरस्तदभिधीयते। सो सभी इंद्रिय शिर में है, मन भी एक इंद्रिय है, तो उसका भी स्थान शिर इस प्रकार का होता है। भूयस्व यानी कि बार बार मोठ्या प्रमाणात बहुत्व शब्द से बड़े प्रमाण में
भूया का मतलब पुनः पुनः वारंवार इस प्रकार का है। वारंवार इस प्रकार का। तो हम क्या कर रहे हैं कि शिर के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे। वमन विरेचन करवा लिया, बस्ती करवा लिया, लेकिन शिरोविरेचन नस्य भी देना है। धूमपान करवाना है उसके बाद में। और फिर कोष्ठ की शुद्धि तो इस प्रकार से हो जाएगी, लेकिन शिरक की शुद्धि हो जाएगी तो इंद्रिय शुद्धि हो जाएगी। और हृदय की शुद्धि चाहे वो उरस्थ हृदय हो या शिरस्थ हृदय हो, इस प्रकार से दोनों से इस प्रकार से होती रहेगी। तो अभी साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है, उन्माद एक बहुत ही अग्रिम रूप है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का या बुद्धि के संबंध में इस प्रकार से। लेकिन छोटे छोटे प्रज्ञापराध तो होते ही रहते हैं। कि मालूम नहीं पड़ता कि ये ठीक नहीं है, मुझे मालूम है, फिर भी करते रहते हैं इस प्रकार से। धृति विभ्रंश इस प्रकार से। हित क्या है, अहित क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, ये मालूम नहीं होता, उसके बारे में बहस होती है। अनित्य को नित्य, नित्य को अनित्य, हित को अहित, अहित को हित, इस प्रकार से समझते हैं। ये वैसे देखा जाए तो उन्माद की तरफ जाने का मार्ग इस प्रकार का है। तो बुद्धि प्रसाद बलमिंद्रियाणाम धातु स्थिरत्व ज्वलन से दीप्ति, बुद्धि प्रसाद ये पहला धर्म बताया है, संशोधन सम्यक उपास्य मानन। अच्छी तरीके से संशोधन करते हैं तो बुद्धि प्रसाद हो। तो मुझे लगता है कि हम केवल प्रतिष्ठाएं वगैरह रोग है तो उसमें नशे देते हैं। लेकिन ये सिर्फ उस समय में करना है ऐसा नहीं है। इंद्रियों में, बुद्धि में अगर हम कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो नस्य एक आवश्यक इस प्रकार की चीज रहेगी। चाहे हम शोधन नस्य करें या मर्श प्रतिमर्श नस्य करें, इस प्रकार से मर्श या प्रतिमर्श इस प्रकार की बात अलग रहेगी। मर्शवच्च गुणाम कुर्यात सही नित्योपसेवनात्, प्रतिमर्शनस्य अगर लगातार करते रहते हैं तो मर्श के जैसे गुण देते। लेकिन इन प्रकार के मरीजों में जितना हम सजग होकर वमन विरेचन के बारे में सोचते हैं, उतना सजग होकर शिरो विरेचन के बारे में नहीं सोचते, या नस्य के बारे में नहीं सोचते। चित्त मीन्स बुद्धि और मन। ये दोनों है चित्त जो है वो। बुद्धि, मन, अहंकार, ये सब मिलकर चित्त बनता है। तो ये थोड़ी मैकेनिकल प्रोसेस है। वैसे देखा जाए तो धीधैर्यात्मादि विज्ञानम मनोदोषौषधम परम मानसो धैर्य, मानस ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी, ज्ञान विज्ञान ये भी बातें है। और मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश अलग अलग है। तो मन के लिए पूरा शरीर संचार स्थान है। और शुद्धि होने से ये संचरण अच्छे तरीके से हो सकता है, ये एक बात हो सकती है। लेकिन बुद्धि के हिसाब से ज्ञान विज्ञान ये ज्यादा अच्छे इस प्रकार के हैं। और जब तक वो समझता ही नहीं है कि मुझे ये करना है, ये मेरा मार्ग है इस प्रकार से, तब तक उसका अनुसरण नहीं किया जाता। और इसलिए छोटे छोटे पैमाने पर जो प्रज्ञापराध होते रहते हैं, उनको ठीक करने के लिए हमें नस्य के बारे में जरूर सोचना है। मैं बहुत वर्षों से इसके बारे में सोच रहा हूँ, फिर भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। केवल शिरशूल वगैरह इस प्रकार की शिरो रोग है, चाहे ब्रेन ट्यूमर हो वगैरह वगैरह, प्रतिशाय वगैरह जैसे विकार हो, तो उसमें नस्य के बारे में सोचते हैं। लेकिन इस प्रकार के बुद्धि प्रसाद के लिए नस्य करवाना है, ये बात नहीं होती। तो हृद इंद्रिय शिरक कोष्ठ संशुद्ध,
इस प्रकार से हो जाते हैं वमन वगैरह से। मन प्रसादम आपनुते, वमन विरेचन नस्य बस्ती, ये सभी इसमें शामिल है। रक्तमोक्षण के बारे में नहीं कहा गया, लेकिन शिरोरोग में बात कही गई थे कि कही गई है कि मातादय प्रकुप्यन्ते शिरस्यस्रंच कुक्षे ततः शिरसि जायन्ते रोगा परमदार। माताजी सभी प्रकोपित होते हैं और रक्त की भी दृष्टि होते हैं, तो शिरोरोग में रक्त की दृष्टि के बारे में सोचना ही है। जैसे कि कुष्ठ में रक्त दृष्टि के बारे में सोचना ही है, रक्त दृष्टि के बगैर कुष्ठ नहीं होता, उसी प्रकार रक्त दृष्टि के बगैर शिरोरोग नहीं होते। और इंद्रिय शिरक कोष्ठ इन सभी की शुद्धि हो जाए तो मन प्रसादम आपनोति, स्मृतिम संज्ञान च विन्दति, तो मन प्रसन्न हो जाता है और स्मृति और संज्ञा उसको प्राप्त हो जाती है। म्हणजे डिप्रेशन मध्ये वगैरे नस्य वापरू शकतो ना, करना है, ऐसा ही मुझे कहना है। कि जहाँ चित्त का या बुद्धि मन का संबंध है, वहां सभी जगह है नस्य एक अहम उपाय इस प्रकार का रहेगा, फॉलोड बाय धूमपान। क्योंकि कफवात चतुर्धम कफवातोत्थ विकाराणाम अजन्मने उच्छेदाय च जातानां बिभेद धूमम सदात्मवान, ये स्वेदविधि अध्याय का पहला श्लोक है। तो कफवातोत्थ विकार निर्माण न हो या फिर निर्माण हो गए हो तो उनका नाश करने के लिए धूम्रपान करना है, प्रायोगिक या शमन धूम्रपान इस प्रकार का करना है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि केवल शिरोरोग या प्रतिशय वगैरह इस प्रकार के रोग इसमें ही नस्य करवाना है ऐसा नहीं है, चित्त प्रसादन के लिए भी नस्य करवाना है, चाहे शोधन करना है चाहे शमन करना है, जो भी है वो इस प्रकार से कि नस्य प्रयोग में लाना है। और शिरक कोष्ठ दोनों की शुद्धि होनी चाहिए। तो शिरक की शुद्धि इस प्रकार के नस्य धूमपान से होगी और कोष्ठ की शुद्धि वमन विरेचन के द्वारा, बस्ती के द्वारा इस प्रकार की होगी। फिर भी रक्त मोक्षण का एक अहम रोल अलग इस प्रकार का रहेगा। और शरद काल के प्रभाव से ही रक्त दूषित होता है। काले अनवसेचनात्, शरद काल में रक्त मोक्षण नहीं किया तो भी रक्त की दृष्टि होती है। और कौन कौन करते हैं शरद काल में रक्त मोक्षण इस प्रकार, वैद्यों में भी नहीं किया जाता। ऊपर जो कारण बताए गए चरित सूत्रस्थान 24वें अध्याय में रक्त दृष्टि के, वो देखेंगे तो सभी लोगों में रक्त दृष्टि होती ही है, ऐसा ही मिलेगा। तस्मात् चिकित्सार्थ इति प्रतिष्ठा कृत्स्ना चिकित्सा पच बस्तिरेकैः तथा निजागंतु विकार कार्य रक्तौषधत्वेन सिराव्यथ, ये आधी चिकित्सा या पूर्ण चिकित्सा बताई गई है, उसका भी प्रचलन नहीं है। तो मुझे लगता है कि इन सूत्रों को ध्यान में रखते हुए चित्त प्रसादन अगर करना है तो नस्य का एक अहम रोल इसमें रहेगा, फॉलोड बाय धूमपान का एक अहम रोल इसमें रहेगा। केवल पित्त प्राधान्य अगर है तो नहीं करना है इस प्रकार से। और जहां तक हो सके वमन विरेचन बस ये करते रहना है, और रक्तमोक्षण भी करते रहना चाहिए। ये सब करेंगे तो मानसिक परिवर्तन आएगा, बौद्धिक परिवर्तन आएगा। अभी समझते ही नहीं है मुझको क्या हो रहा है, क्या करना है, जिस प्रकार से मैं विचार कर रहा हूँ, कर रही हूँ, वो गलत क्यों किया जा रहा है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो बुद्धि प्रसन्न होना ये शोधन का फल है। बुद्धि प्रसाद बलम इंद्रियाणाम, और इंद्रियों का बल भी उससे प्राप्त होता है। धातु स्थिरत्व जलन से दीप्तिम चिराच्च पाकम वयस करोति संशोधनम सम्यक उपास्यमान। और वार्धक्य जो है वो देरी से आने लगता है, तो संशोधन के काफी अच्छे फल है। सिर्फ संशोधन पर काफी निर्बंध भी है। सभी में नहीं कर सकते हैं वगैरह वगैरह इस प्रकार से बातें हैं। जहाँ पे निषेध है उनका, उनको भी ध्यान में रखना है इस प्रकार से।
तो मन प्रसादम आपनोति स्मृतिम संज्ञान च मिलती, स्मृति और संज्ञा उसको प्राप्त हो जाती है इस प्रकार से। शुद्ध से आचार विभ्रंशे तीक्ष्णम नावन मंजनम नाव ताड़नम च मनोबुद्धि देह संवेदनम। ये शुद्ध होने के बाद फिर भी आचार विभ्रंश उन्माद के लक्षण दिख रहे हैं कि ये काफी नहीं हुआ इस प्रकार से। तीक्ष्णम नावन मंजनम, तो तीक्ष्ण नावन और अंजन करना है। ताड़नंच मनोबुद्धि देह संवेदनम हितम, मन बुद्धि देह को प्रेरणा देने वाला ताड़न इस प्रकार से। अब ये कुशल वैद्य का काम है। कहाँ पे क्या करना है। शॉक ट्रीटमेंट एलोपैथी में दी जाती है। ये एक प्रकार का ताड़न ही है। मनोबुद्धि देह संवेदन इस प्रकार का। कब देना है, कितनी मात्रा में देना है, कितनी बार देना है, वगैरह वगैरह, ये सब उस व्यक्ति पर निर्भर है। जो ट्रीट करने वाला व्यक्ति है उसके ऊपर निर्भर है इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये सब करने के बाद उसकी चिकित्सा, वो चिकित्सा करनी। अभी एलोपैथी में कंट्रोल नहीं हो रहा तो डायरेक्ट शॉक ट्रीटमेंट पर उतर आते हैं। लेकिन हमारे हिसाब से पहले कारणों को ढूंढना, कारणों को टालना, ये सबसे अहम मुद्दा रहेगा। भुगते परियुषित वगैरह वगैरह जो बातें बताई गई थी, तो परियुषित खाना खाना वगैरह वगैरह फिजिकल लेवल पर हो गया। लेकिन बाकी भी जो मानसिक कारण वगैरह इस प्रकार के रहेंगे, धन काम दाद्यमाशेन वगैरह वगैरह इस प्रकार के, ये मानसिक कारण इस प्रकार के है। तो उनको सभी को ध्यान में लेना है, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। और फिर कारण टालना ये पहली चिकित्सा, शोधन करवाना ये दूसरी चिकित्सा, और उसके बाद भी नहीं हुआ है तो ये ताड़न वगैरह जो है वो चिकित्सा करनी। और ये मन बुद्धि देह संवेदन होने तक ही करना है। यत्सक्तो विनये पट्टैः संयम्य सदृढ़ सुखैः अपेतलोह काष्ठाद्यैः काष्ठाद्यैः संरोध्यश्च तमोगृह। तो अभिनय यहाँ सकता। तो अभिनय में जो सक्त इस प्रकार का है कि वश में नहीं आ रहा। अभिनय का मतलब विनीत, ये हमारे वश में इस प्रकार का है। उस प्रकार का जो नहीं है, वश में नहीं आ रहा है, उसको क्या करना है। अभी शॉक ट्रीटमेंट एनेस्थेशिया देकर फिर देते हैं, तो उसका उतना लाभ होता होगा क्या। शरद ऋतु में रक्तमोक्षण के लिए ब्लड डोनेशन कर सकते हैं क्या। कर सकते हैं, लेकिन अच्छा नहीं है। क्योंकि जिसको हम दे देंगे उसको हम अशुद्ध रक्त दे देंगे। बेटर ऑप्शन है कि एक बार रक्तमोक्षण करवाए, और फिर शुद्ध रक्त आने पर ब्लड डोनेशन अगर आपको देना है तो दे दो इस प्रकार से। ये अशुद्ध रक्त 50-100 ml तक भी निकल सकता है। और फिर बाद में उसको रक्त ब्लड डोनेशन करवा सकते हैं इस प्रकार। तो सुदृढ़ ही सुख ही पट्ट ही संयम में, सुदृढ़ और सुख जिसमें हो, तकलीफ न हो, पीड़ा न हो, इस प्रकार से उसको बांध के रखना है। अपेत लोह काष्ठाद्य तमोगृह, जिसमें लोह काष्ठ आदि कुछ भी नहीं है, इस प्रकार के तमोगृह में, अंधारे यहाँ कमरे में, संवरोध्या उसको जकड़ के रखना है। तो ये अंधेरे घर में उसको रखना है, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। यहाँ राजस्थान में एक कोई वैद्य कैंसर के मरीजों को अंधेरे में रखता है।
अभी उसका काफी प्रचलन कम हो गया, ऐसा मैंने सुना। शुरू में वो मुफ्त दवा देता था, फिर बाद में उसने पैसे लगाना शुरू किया और बड़ी मात्रा में पैसे लेना आरंभ किया। लेकिन जैसे त्रिगर्भा कुटी बहुत तमोगुण जैसी होती है कि एक के अंदर दूसरी, दूसरे के अंदर तीसरी, और उसके जो खिड़कियां हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो बहुत कम प्रकाश रहता है। अभी नांदेड़ के नजदीक इस प्रकार की त्रिगर्भा कुटी बनाई है। मैं जाकर देख के आया जब नांदेड़ में गया था तो। अदा आठवले का कोई शिष्य है, मुझे नाम अभी याद नहीं है, बहुत हाईफाई है। उसने 52 कोटि करोड़ रुपए खर्च किए हैं वहां पे। और विदेश से लोग खास करके आते हैं कुटी प्रावेशिक रसायन करने के लिए, इस प्रकार से। नक्षत्र वन वगैरह किया है वहां पे। कुटिया की है, हर नक्षत्र की एक एक कुटी अलग अलग रखी है, इस प्रकार। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि गर्भावस्था में हम अंधेरे में रहते हैं। तो इस प्रकार से तमोगृह में अगर रहते हैं तो एक पुनर्जन्म जैसा आरंभ होता है। सजा में ये अंधार कोठड़ी दी जाती थी। बिल्कुल प्रकाश नहीं है, इस प्रकार के अंधेरे में आपको रहना है। अंडमान में इस प्रकार के जेल है, अंधार कोठड़ी जिसको कहते हैं। न्यूरोसर्जरी में भी अंधेरे में, न्यूरोसर्जरी भी अंधेरे में की जाती है। ये तो मैंने पहली बार सुना। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है, अंधेरा पॉजिटिव एंटिटी है या प्रकाश का अभाव है। अभी तो माना जाता है कि नीलंतमा चलती ये भ्रम है, इस प्रकार से। काला पानी जेल ये अंडमान में जो है वो, अंधेरे में रहने से डिप्रेशन नहीं होता क्या? उनका तो अनुभव नहीं है। और वो एकदम अंधेरे में रहने के लिए नहीं कहते। शुरू में केवल 1 घंटा अंधेरे जगह रहना है, बाहर निकल आना है, फिर धीरे धीरे ये समय बढ़ाते जाना है। कुटी प्रावेशिक में अंधेरे में ही रहना है, उस त्रिगर्भा कुटी जो है उसके भीतर रहना है, इस प्रकार से। तो मुझे अभी लगता है कि इस प्रकार से अगर हम ट्रीटमेंट कैंसर के मरीजों के लिए, या जहां कभी हम रिनोवेशन, क्या रिजुविनेशन करना चाहते हैं, रसायन चिकित्सा देना चाहते हैं, वहाँ ये बात अगर करेंगे तो शायद बात बनेगी। मैंने एक मरीज को बताया था, वो बहुत ही एडवांस केस थी, 2-3 दिन में ही मृत्यु हो गई। उसने रोके रखने की कोशिश की थी अंधेरे रूम में। लेकिन कुछ चांस ही नहीं था ट्रीटमेंट के लिए। अभी एक अनुभव मैंने सुना, वो चौंका देने वाला इस प्रकार का अनुभव है। किडनी फेलियर में ये विश्वास करके जो डॉक्टर है, वो अवगाह श्वेत की बात करता है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड में 2 घंटे तक दिन में रहना है, और उसका कहना है कि ये करने से तीसरी किडनी जो त्वक है वो जागृत हो जाती है, और फिर डायलिसिस का काम हो जाता है। तो मुझे कोई मरीज में नहीं मिला था ये करने वाला इस प्रकार का। फिलहाल एक मरीज मिल गया, 2.5 या 3 बरस से डायलिसिस चल रहा है उसका, हफ्ते में 2 बार। मूत्र का निर्माण बिल्कुल नहीं है। एक बूंद भी मूत्र नहीं निर्माण हो रहा। हफ्ते में 2 बार डायलिसिस कर रहा है, फिर भी उसका क्रिएटिनिन 15-16 वगैरह इतना है।
लेकिन सिम्टम्स कुछ भी नहीं है, कहीं भी सूजन नहीं है, ये ब्रेथलेसनेस वगैरह ऐसा भी कुछ नहीं है। तो मैंने वो कर कहता है कि मैं ये कर रहा हूँ, ये अवगाह बात जो कर रहे हैं 40 डिग्री का, और तमोगुण वाढणार नहीं का, हो सकती है बात। लेकिन हमें खुद थोड़ी देर के लिए ठहर कर क्या होता है ये थोड़ा देखना चाहिए। शुरू में कुछ नहीं दिखाई देता, ये बात सही है, लेकिन जैसे हम उसके आदी हो जाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ दिखने लगता है। शायद जितना जो स्पष्ट रूप से दिखेगा उतना नहीं दिखेगा इस प्रकार से, लेकिन अंतर्मुख होने की प्रक्रिया शुरू होती है, कोई बाहर कुछ है ही नहीं, तो अंतर्मुख हो जाते हैं इस प्रकार से। अभी जो कंप्लीटली ब्लाइंड लोग हैं, कुछ भी नहीं दिखाई देता, उनमें तो ऐसा देखा ही नहीं गया कि तमोगुण बढ़ गया है उनका इस प्रकार से। हमारे मराठी गुरुजी थे। वो 7वें 8वें बरस से उनकी आंख चली गई, रोशनी चली गई, 18वें बरस में पूरी तरह के अंध अंध हो गए। फिर भी उन्होंने सभी तत्व ज्ञानों का अध्ययन किया और संगीत का अध्ययन किया। ब्रह्मरंध्र के विचार का विचार करें तो 99% अंधेरा है ही है। सर म्हणजे रात्री झोपताना पूर्ण अंधार करणे योग्य आहे का? टेक्निकली कटिंग ऑफ फ्रॉम इंद्रिय विषय by means of darkness, thus working on mind। तो ये बात सही इस प्रकार की है। वैसे हम रात में सोते हैं तो अंधेरा ही होता है वहां पे। कुछ लोग उससे डरते हैं, कुछ थोड़ा दिया तो चलना चाहिए वगैरह वगैरह इस प्रकार की बात होती है, और कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है, टॉलरेट नहीं करते हैं, इस प्रकार की बात है। तो डायलिसिस वाले पेशेंट को मैंने पूछा कि डायलिसिस में कितना वजन कम करते हैं, तो वो बोला कि 2-2.5 किलो वजन कम होता है। और फिर अवगाह में क्या होता है, तो वो बोला कि उसमें भी 2-2.5 किलो वजन कम होता है। पसीना पसीना हो जाता है, वो पानी में घुल जाता है। लेकिन जैसे डायलिसिस के बाद में वजन कम होता है, वैसा ही ये करने से, अवगाह करने से भी वजन कम होता है, और फिर कहीं पे सूजन नहीं है, कहीं पे ब्रेथलेसनेस नहीं है। तो मैंने कहा कि फिर तुम्हारा हर दिन डायलिसिस चल रहा है। 2 दिन ऑफिशियली डायलिसिस चल रहा है और बाकी दिन अवगाह कर रहे हैं, उसने तो ऑनलाइन मंगा लिया टब्बाक के लिए, और फिर उसमें लेट के 2 घंटे तक हर रोज इस प्रकार से करता है। लेकिन ये डायलिसिस ही हो गया। विश्वास का कहना है कि ये करने से आपकी किडनी फंक्शनिंग करने लगती है। वो जरा अजीब माहौल है। वहां तो रसायन चिकित्सा ही चाहिए। तो मैंने कहा कि ठीक है, तुम खाना बंद कर दो, केवल दूध पे रहो। क्षीरघुर्ताभ्यास और रसायनानाम इस तरीके से। और फिर ये 2 दिन, हफ्ते में 2 दिन डायलिसिस चल रहा है, वो भी बाद में थोड़ा कम करेंगे इस प्रकार से। लेकिन पहले क्रिएटिनिन लेवल नीचे आनी चाहिए, 14-15 जो है वो कम होनी चाहिए, नहीं चाहिए, 3-4 तक क्रिएटिनिन आने लगेगा तो दोनों तरीके के डायलिसिस से मुक्ति हो जाएगी। मग स्थौल्यामध्ये अवगाह उपयुक्त होईल काय गरम पाण्यात? हो सकेगा। लेकिन अतिरेक मत करो किसी भी चीज का। जो आम तरीके से सोचना है कि
किस द्रव्य किस चीज का कहाँ तक उपयोग है, कहाँ नहीं करना है, कब रुकना है, ये बात ध्यान में जरूर रखनी है। विम में आकर बस सभी डायलिसिस के सभी पेशेंट को अब अवगाह करना है, बस बाकी और कुछ करना नहीं है, ये बात नहीं होगी। तो हमें मूल रूप से उसमें सुधार अगर होना है, वो किडनी से संबद्ध है नहीं है एक अलग बात रहेगी। हमारे हिसाब में सारकट्य विभाजन ठीक तरीके से नहीं हो रहा, मूत्र का निर्माण ही नहीं हो रहा इस प्रकार से, और ये जो क्लेद है वो आगे आगे चला जा रहा है, मेद तक पहुंच जाता है और वहां मेद से स्वेद के जरिए उसको निकाल रहे हैं। ये सही नहीं है ये तरीका। सारकिट्ट विभाजन शुरू होना, मूत्र के निर्माण होना, ये मूल रूप में वास्तविक चिकित्सा होगी इस प्रकार से। तो हमें अग्नि से शुरुआत करनी पड़ेगी, और किस तरह विश्वास का आयुर्वेद नॉलेज उनके HUMS पार्टनर आचार्य मनीष कुमार से आता है, क्योंकि स्वयं एक आयुर्वेद चिकित्सक नहीं है, इसलिए ये सभी नेचुरोपैथी की प्रोसेस को आयुर्वेद के नाम पर बेच रहे हैं। देखते हैं। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि किसी भीम में मत आए। तो ये विश्वास की बैकग्राउंड मुझे मालूम नहीं, वो तो MBBS है फिर भी। एलोपैथी को कोसता है इस प्रकार से। और आयुर्वेद में असल में क्या करना चाहिए ये कोई बताने वाला नहीं। मैंने उनको सुझाव दिया कि आप ट्रीटमेंट तो मैंने दे दी, रसायन चिकित्सा इस प्रकार की ही मेन है। दूध पे रहने के लिए कहा। विश्वास व विश्वरूप, मुझे पक्का याद नहीं है विश्वरूप राम है या विश्वास है। वो MBBS भी सिंगापुर से है, उसे इंडिया में प्रैक्टिस करने नहीं दिया गया शुरू में, इसलिए वो खिलाफ हो गया। विश्वरूप चौधरी, हाँ विश्वरूप चौधरी ये नाम है। तो अभी ये विदेश में जिनका MBBS हुआ है, खास करके रशिया वगैरह में, उनके लिए हमारी नीति क्या है ये बात मालूम नहीं। उनको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मिलवाने के लिए कुछ और परीक्षा देनी पड़ती है क्या, जैसे भारत में MBBS होने पर अगर विदेश में जाते हैं तो वहाँ के बोर्ड की परीक्षा देनी पड़ती है। तभी लाइसेंस मिल जाता है। उसी प्रकार का कुछ शायद भारत में होगा, मुझे भी मालूम नहीं है इस प्रकार का क्या है। इस प्रकार से एक इंजीनियरिंग कॉलेज की मार्केटिंग का काम कर रहा था। और अजीब है। लेकिन जिस विश्वास से वो बताता है, ये काफी अहम मुद्दा है कि बस आप ये करो, आपकी तीसरी किडनी जागृत हो जाएगी जो स्किन है, और उसके जरिए डायलिसिस होता रहेगा। वो ऐसा नहीं बताता वो आपकी किडनी काम करने लगेगी, ये तो आगे मालूम नहीं है। उसका जो सेंटर है शायद पंजाब में कहीं है, चंडीगढ़ में है, मेरे पक्का याद नहीं है मुझे कहाँ पे है वो सेंटर इस प्रकार से। पूर्ण रूप से फर्जी है। मेमोरी टेक्निक के ऊपर बुक भी है एक उसकी। ओके। यस सर, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है प्रैक्टिस के लिए। अभी आयुष मंत्रालय में ऑनलाइन ज्ञान बताने वाला बताने वाली बताने वालों को अपनी डिग्री डिस्प्ले कर को बोला है। अब सब सामने आएगा। रिगार्डिंग डायबिटीज ऑल्सो क्लेम्स सेम
रिवर्सल ऑफ डायबिटीज, ट्राई डाइट। डायबिटीज के बारे में तो बहुत सारे एलोपैथी के लोग कर रहे हैं। जगन्नाथ दीक्षित से लेकर यहाँ त्रिपाठी है, प्रमोद त्रिपाठी है, फिर ये जोशी करके कोई है। सभी एलोपैथी के डॉक्टर से, अभी माधव बाग भी उसमें उतर आ गया है। वो भी डायबिटीज रिवर्सल का प्रोग्राम दे रहे हैं इस प्रकार से। फिलहाल मुझे एक पेशेंट परसों मिला, दो भाई थे, दोनों डायबिटीज, दोनों को डायबिटीज था, दोनों 3 बरस से मिलेट्स खा रहे हैं। वजन कम हो गया मिलेट्स खाने से, लेकिन डायबिटीज कंट्रोल हो गया। मैंने कहा मिलेट्स कहाँ से लेते हो, तो मुझे अमेजोन से मंगवाते हैं। और सभी प्रकार के मिलेट्स लेते हैं, फॉक्सटेल वगैरह सभी लेके मिलेट्स लेके देते हैं, और सब्जी दाल खाते हैं उसके साथ में। डायबिटीज कंट्रोल हो गया है, पूरी तरीके से कंट्रोल हो गया। अब फिर भी वो मेरे पास आए थे ट्रीटमेंट लेने के लिए। कि हमें मूल रूप से सुधरना है इस प्रकार से करने के लिए। यहाँ पर कुछ परीक्षा देनी पड़ती है, फिर 1 वर्ष इंटर्नशिप करनी पड़ती है, ये तो और अजीब है। अभी यूक्रेन में जो विद्यार्थी थे, उनके लिए बड़ा हादसा हो गया ये, उनको वापस आना पड़ा। अब उनको क्या करेंगे ये मालूम नहीं है। आधा अधूरा उनकी शिक्षा है, आधी अधूरी। फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में अगर होंगे, तो बाकी शिक्षा कब कैसे पूरी की जाएगी, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। और मालूम नहीं इसके बारे में शुरू में बताया जाता है या नहीं बताया जाता, लेकिन अब पैकेज का जमाना है। यहाँ एमबीबीएस के लिए लाखों रुपए लगते हैं, और वहाँ 18 लाख का पैकेज है रशिया में। पूरे 4.5-5 बरस जो है वो 18 लाख में हो जाते हैं, रहने सहने सहित इस प्रकार से। तो निश्चित रूप से लोग आकृष्ट हो जाते हैं। अब बात यह है कि जो शिक्षा वहां पे मिलती है, वो कैसी मिलती है, क्या मिलती है। डिग्री तो मिल जाएगी, लेकिन ज्ञान कितना होता है मालूम नहीं। उनके न्यू मेडिकल कॉलेज में एब्सॉर्ब कर रहा यूक्रेन, ओ कर रहे यूक्रेन यूक्रेन, तो ठीक है। यहाँ के DMS भी महंगे। हाँ, अभी BMS भी काफी महंगा हो गया है। वहां भी डोनेशंस की बात चलती है। मिलेट्स डेली रूटीन में लेना सही है, क्योंकि मिलेट शुरू होते ही और बनाने के लिए फर्मेंटेशन करना पड़ता है। गुरु होते हैं और बनाने के लिए फर्मेंटेशन करना पड़ता है, तो एक अलग बात है। स्थौल्य और डायबिटीज साथ में है, तो शायद मिलेट्स की बात की जा सकती। अभी मैं रसिक से बात कर रहा था कल। तो उसका एक कहना था कि डायबिटीज और प्रमेह को अलग अलग रखना। अभी नवी संहिता में अथ डायबिटीज चिकित्सितम आह, इस प्रकार का कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आज का जो डायबिटीज है, उसका प्रमेह से ताल्लुक है या नहीं है, ये बहुत मुश्किल बात है इस प्रकार। तो अगर प्रमेह से ताल्लुक है, प्रमेह की भी लक्षण है, तो प्रमेह के आधार पर ट्रीट कर सकते हैं। एक भी सिम्टम नहीं है तो कैसे ट्रीट करेंगे। केवल ऑकरेंस ऑफ हाई शुगर लेवल, इसको लेकर करना पड़ेगा इस प्रकार से। तो ये मुश्किल वाला मामला है। तो अभी के रोगों के बारे में जो इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर्स के जरिए रोग के रूप में सामने आ रहे हैं हमारे यहाँ, अगर लक्षण नहीं बताएंगे, यदि रूपम नोच्यते तर्हि व्याधे अशेष विशेषण स्वरूपमेव न ज्ञायते, मधुकोश टीका में निदान पंचक के बारे में बहस करते हुए, अगर लक्षण नहीं है तो व्याधि का अशेष रूप
अशेष शेष रूप इस प्रकार का स्वरूप ही मालूम नहीं होता। लेकिन एलोपैथी में तो अभी ये हो गया है इस प्रकार से। आज का डायबिटीज अन्नव स्रोतस की व्याधि है, वैद्य अभिजीत सराफ। अभिजीत सराफ का ये मत है, तो ये शायद धर्माधिकारी सर से आया होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टिगेशन के आधार पर किया गया निदान, चाहे डायबिटीज का हो, चाहे ब्लड प्रेशर का हो, चाहे थायराइड का हो, चाहे और कोई हो, अगर उसको लक्षणों के जरिए सपोर्ट नहीं मिल रहा, लक्षण कुछ नहीं है, खाने पीने में कारण भी नहीं है, इस प्रकार से है, तो उसके बारे में कैसे सोचेंगे। और अभी उलझन जो है, मिलेट सुरू आहेत का, मिलेट अभी उनके तो शुरू है। तो धीरे धीरे आहार पर लाएंगे, लेकिन डायबिटीज को ठीक करना है, प्रमेय को ठीक नहीं करना है, ठीक नहीं करना। अगर प्रमेय के लक्षण है, प्रमेय के निदान पंचक है, तो उसके बारे में सोचना है। प्रमेय का निदान पंचक है ही नहीं। प्रमेय के लक्षण भी नहीं है, सिर्फ डायबिटीज है, तो डायबिटीज समझ कर ही ट्रीटमेंट करनी है। और ये अभी बहुत सारे रोगों में करना पड़ेगा, ऐसा है इस प्रकार से। जो काफी बहस व्हाट्सएप ग्रुप पर चलती रहती है कि कोई एक एलोपैथिक डायग्नोसिस लिख देता है और बाकी जो सभी लोग उसमें ट्रीटमेंट लिखना शुरू कर देते। ये बिल्कुल गलत है। हमारे दृष्टि से निदान पंचक क्या है देखना जरूरी है, और निदान पंचक में कुछ नहीं मिल रहा, तो एक बात हो सकती है पिछले जन्म से कुछ आया है क्या दैव, इस प्रकार का। और वहां भी कुछ अगर पता नहीं चल रहा, तो अल्टीमेटली ये सब लाइफस्टाइल से जुड़ा है, और लाइफस्टाइल पूछता नहीं। रात में देर से सोना, सुबह देरी से उठना, ये सभी रोगों का कारण है। लेकिन ये कौन पूछता है रात कितने बजे सोते हो, सुबह कितने बजे उठते हो, क्या खाना खाते हो, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो ये सब नतीजे आज के लाइफस्टाइल के, आज के खाने पीने के इस प्रकार के हैं। तो उनके बारे में जरूर सोचना इस प्रकार का रहेगा। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि मुझे पहला पेशेंट इस प्रकार का मिला जो रेगुलर रूप से ये अवगाह कर रहा है, जिससे सिम्टोमेटिक रिलीफ है। फिर भी इन्वेस्टिगेशंस में रिलीफ नहीं है। वैसे देखा जाए तो उसको 3-4 बार डायलिसिस करेंगे तो क्रिएटिनिन नीचे आ जाए। तो इसका मतलब जो है, मेदो धातु तक दृष्टि जा रही है, और फिर वहां स्वेद के जरिए उसको निकाला जा रहा है बाहर। क्लेद जो है वो स्वेद के जरिए निकाला जा रहा है। वैसे स्वेद का मुख्य कार्य है जो स्वेद से क्लेद विधृति ये है, मूत्र का क्लेद निर्वहन करना, इस प्रकार का कार्य। मूत्र हो ही नहीं रहा। तो अभी उनके बाकी मरीजों में एक बार देखना पड़ेगा। विश्वस्वरूप चौधरी जो है, विश्वरूप चौधरी, कि कहाँ ये मूत्र प्रवृत्ति शुरू हो जाती है क्या, मूल रूप से डिसीज में सुधार आता है क्या। क्योंकि ये डायलिसिस जैसा ही हो गया, दूसरे तरीके का डायलिसिस जो अपने अधीन है। इतनी खर्चा एक बार अवगाह कर लिया, परचेस कर लिया, तो सिर्फ पानी गर्म करना इतना ही खर्चा है। हाँ। हो, बऱ्याच पेशंट मध्ये नसते क्रिएटिनिन एरिया। म्हणजे सार्किट विभाजन का ही मुद्दा है। ही इज dialysis also. How can we differentiate effect between dialysis and avagaha?
शुरू के अवस्था में अगर हमारे पास मरीज आते हैं डायलिसिस शुरू जब जिनका नहीं हुआ है, उनको अगर हम ये सुझाव देते हैं हफ्ते में एक दो बार इस प्रकार से, जैसे डायलिसिस करना है वैसे ये करो, तुम्हारे हाथ में रहेगा, तो शायद दाद बनती है। और फिर लाइफस्टाइल, खाना पीना, साइकोलॉजी, इन सभी को देखकर दवाइयां दे दे मूल रूप से उसे सुधार करने की कोशिश करें। स्वेदन पेटी में बाष्प स्वेद देके भी लाभ होगा क्या? मुश्किल है लेकिन करके देखना चाहिए इस प्रकार से। वो शायद 10-15 मिनट का हो जाएगा है ना, फर्क है। तो देखना पड़ेगा, अगर केवल स्वेदन से ये होता है और स्टीम बाथ से भी बात बनती है, तो शायद कुछ सोच सकते हैं। सर कई रोगी हमें वहां के हमें मिले हैं, क्लेद विरुद्ध, यानी क्या समझे? क्लेद विद्रुद्धि अच्छे परिणाम नहीं है। अब क्या है, इन लोगों को डायलिसिस से छुड़वाना है, तो एक साधन मिल गया, क्या होगा, श्वेत करो इस प्रकार से। नाही नाही तसा नाही प्रश्न त्यांनी विचारलेला. कई रोग मिलते हैं, विद्रुदी म्हणजे धारण करने का, विद्रुति है, विद्रुदी क्या क्या, कैसे बिगड़ जाते हैं आखिर में? वन शुड कंसिडर ब्लड इन्वेस्टिगेशन इन डायबिटीज, डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी ऑल्सो क्लेम्स रिवर्सल। वो तो डायबिटीज यानी कि हाई शुगर लेवल इतना ही मानते हैं, त्रिपाठी हो, जगन्नाथ दीक्षित हो, और कोई हो। संयोग से तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय में मेरा व्याख्यान हुआ, और मेरे बाद में जगन्नाथ दीक्षित का हुआ। जगन्नाथ दीक्षित मेरे व्याख्यान में उपस्थित नहीं थे। खाना खाने के लिए हम बैठे तो वो मेरे पास में बैठे थे, जगन्नाथ दीक्षित तो मैंने उनसे पूछा कि शुगर कंट्रोल हो जाती है इस तरीके से, तो आप ये बता सकते हैं क्या कि इनमें रीनल फेलियर नहीं होगा, न्यूरोपैथी नहीं होगी, वगैरह वगैरह, या रेटिनोपैथी नहीं होगी? तो बोले नहीं, वो अलग माहौल है, हम केवल शुगर कंट्रोल करते हैं, उसके बारे में हम कुछ नहीं करते तो ये अजीब बात है। मेरे पास ज्यादा मरीज जो आए हैं वो कॉम्प्लिकेशंस के लिए आए हैं, नेफ्रोपैथी के लिए आए हैं, रेटिनोपैथी के लिए आए हैं, इस प्रकार से। और उसको प्रोहिबिट करने के लिए हम काफी कुछ कर सकते हैं लेकिन सिर्फ शुगर कंट्रोल करना, ये जो लोगों की डिमांड है, ये अजीब है तो केवल शुगर के बारे में बात नहीं करनी है, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा अवगाह क्लेद कम करने में मदद कर सकता है, लेकिन क्लेद निर्माण कम करना मुख्य चिकित्सा होगी, ऐसा लगता है मेरे ख्याल में तो ये सभी जुड़ा है, वो पचन से जुड़ा है तो मूल रूप से लाइफस्टाइल में परिवर्तन लाओ खाने पीने में परिवर्तन लाओ, और जो सारकिट विभाजन अग्नि के द्वारा होना है वो अच्छे तरीके से हो, तो फिर मूत्र का निर्माण शुरू हो जाए। अब ये बताते हैं कि किडनी काम नहीं कर रही है, किडनी काम नहीं कर रही है, इसलिए मूत्र परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन हमारे हिसाब से तो पक्वाशय गतास्तत नाड्यो मूत्र वहास्तु याह वगैरह, उसके आधार पर सारकिट विभाजन अच्छा होने लगेगा, तो ये बात होती रहेगी। तो ठीक है, ये अभी एलोपैथिक के विचारों ने काफी वैचारिक प्रदूषण कर दिया है मूल रूप से आयुर्वेद की दृष्टि से कैसे सोचना है ये लोग भूल ही गए हैं, सब उसी बहकावे में आ गए हैं।
तो इस बात से हमें अलग इस प्रकार का होना है। और फिर हमारे दृष्टि से पूरी लाइफस्टाइल, खाना पीना, मानसिक भाव वगैरह वगैरह, इन सभी को समझते हुए ट्रीटमेंट करनी है। ये एक अहम इस प्रकार का रहेगा। ठीक है, कल आगे बढ़ेंगे। क्लेद निर्माण और क्लेद विधृति में क्लेद विधृति यानी क्या समझे। जो अभी इसने बात की थी कि क्रिएटिनिन, यूरिया जो बाहर निकलने जाने चाहिए, वो निकल नहीं रहे, जो अशुद्धियां है, मल है, वो निकल जाने चाहिए, वो नहीं हो गई। तो ये क्लेद विधृति इस प्रकार के हो जाए, और उसकी चिकित्सा मूत्र चिकित्सा ही होनी है, क्योंकि क्लेद को मूत्र के जरिए बाहर निकाला जा सकता है। स्वेदन ये उसके लिए अच्छा तरीका नहीं है वास्तव में। लेकिन अगर आप केवल सिम्टोमेटिक रिलीफ चाहते हैं तो ये बात सामने आती रहेगी, और आप सुन। क्रिएटिनिन वगैरे म्हणताय, ऍलोपॅथी प्रमाणे म्हणताय. ॲलोपॅथी प्रमाणे कशाला म्हणायचं, क्लेद आपल्याकडे आहेच की. ते क्रिएटिनिन आहे, पण ते ॲलोपॅथीच आहे, पण क्लेद आपल्याकडे आहे संकल्पना. त्याचं शरीरामध्ये धारण होतं. बरोबर है. पण आपल्याकडे काय धारण होतं? जितना क्लेद हमारे लिए आवश्यक है उसका धारण होना जरूरी है, और वो श्वेत का काम है। तो क्लेद बिल्कुल अच्छा ही नहीं है ऐसी बात नहीं है, क्लेद चाहिए शरीर को, योग्य मात्रा में चाहिए। वो अगर ज्यादा बढ़ गया तो भी तकलीफ है, कम हो गया तो भी तकलीफ है। और अतिरिक्त क्लेद है उसको मूत्र के मार्ग के जरिए बाहर निकालना है, लेकिन मूत्र मार्ग है उसका, स्वेदन ये मार्ग नहीं है। वेदोगंध शिथिलत्व मंगे वगैरह जो बात बताई गई है इस प्रमेय में इस प्रकार से, तो शरीर का प्रयास रहता है कि उसको श्वेत के मार्ग से बाहर निकाल दे इस प्रकार से। प्रभुता विलंबुत्रता है, फिर भी इस वेद के बारे में बात कही गई, श्वेत भी इसको ज्यादा आता है इस प्रकार से। तो ये मतलब रहेगा कि सभी तरीके से विचार करके फिर आगे बढ़ना है इस प्रकार से। शोध में स्वेद निषेध है, ये अच्छा रेफरेंस निकाला तुमने। रेफरेंस लिख दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्, वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति।